हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इंड्यूस होता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर की हम लोगों ने अब तक ईएमआई का जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर मिसलेनियस जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो कैसे कैसे पूछे गए उन सबका डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, Figure shows certain wire segment joined together to form a coplanar loop. ठीक है, the loop is placed in a perpendicular magnetic field in the direction going into the plane of figure. The magnitude of the field increases with time. I1 and I2 are the currents in the segment AB and CD. Then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इधर आओ, देखो ये है लूप। इस लूप को देखो, ये क्लोज लूप दिख रहा है। अगर याद होगा तो जब हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे थे वहां पर देखा था कि अगर कोई ऐसा क्लोज लूप दिया गया होता तो एक शॉर्टकट तरीका बताया था इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने का। सबसे पहले यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इंक्रीजेस विद टाइम। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा दैट मीन्स बी फंक्शन ऑफ टाइम है और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब फाई भी इंक्रीज करेगा, और फाई अगर इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर करंट ऐसी प्रोड्यूस होगी जो उसका अपोज करेगी। तो क्या करते थे, राइट हैंड थंब लेते थे, राइट हैंड थंब, और इसको लूप के अंदर रखते थे। लूप के अंदर मतलब लूप के अंदर। तो यहां पर नहीं रखेंगे, यहां पर रख देते हैं। यहां पर थंब को रख दिया, ठीक है। अब थंब को इस तरह से अगर रख दिया, अब बोलना है कि फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अपने थंब को उल्टा कर लो, फिंगर्स को कर्ल करो। तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो डी से सी में करंट जाएगी, यहां पर जो करंट जाएगी डी से सी में जाएगी, और फिर फाइनली इधर जाएगी, वापस इधर की तरफ जाएगी करंट, फिर इधर करंट जाएगी, फिर इधर करंट जाएगी, फाइनली इधर जाएगी, और ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये रूल है करंट की डायरेक्शन निकालने का, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है या कैसे भी वेरी कर रहा हो फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से निकाली जा सकती है। अब क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए थे, अब देखो सेम करंट अभी दोनों में फ्लो कर रही ना, चाहे सीडी सेगमेंट ले लो चाहे एबी सेगमेंट ले लो, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है। तो यहां पर जो ये ऑप्शन लिखे गए हैं 50-50% तो कैंसिल ही हो गए दोनों। अब बना I1 इन द डायरेक्शन ऑफ BA। I1 कौन सी है, यहां पर आओ देखो, कह रहे हैं I1 एंड I2। I1 करंट है सेगमेंट AB में, I1 करंट है सेगमेंट AB में, ये करंट I1 दे रखी है, इस करंट को I2 दे रखा है, ठीक है। तो क्या कहा है, I1 इज द डायरेक्शन ऑफ BA। I1 जो है वो BA की डायरेक्शन में होगी, I1 BA की डायरेक्शन में होगी, नहीं है देखो A to B है और वो D to C है, ये फोर्थ ऑप्शन होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका होता है, क्या करो, राइट हैंड थंब को लूप के अंदर रख दो। लूप के अंदर का मतलब है कि अगर हम लूप से बाहर आना चाहते हैं तो हमें थंब को उठाना पड़े या फिर वायर को कट करना पड़े, इसका मतलब होता है लूप के अंदर है। उसके बाद देखना फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी इन दैट केस क्या करना है, थंब को उल्टा कर लेना हो, फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो कर्ल की डायरेक्शन होगी फिंगर्स की वही डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। याद रहेगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following या कह सकते हो which of the field pattern gives the below valid for electric as well as magnetic। इनमें से कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए वैलिड है। यहां पर देखो, ये किसका है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, यहां लिखना चाहो तो लिख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज की। पढ़ा है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। ये किसका होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ठीक है। और ये किसका होता है, ये करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट लूप और बार मैग्नेट ये होता है ना। लेकिन इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा वहां पर देखा था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये किसके लिए वैलिड है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है, उसके लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। लेकिन उस फील्ड की वजह से चार्जेस पर फोर्स लगता है, अगर पोटेंशियल बनता है तो उस केस में पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की जाती है, ध्यान रखना है। तो ये दोनों के दोनों लिए वैलिड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की होती हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की बनती है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, ए डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। फिगर में दिखाया गया है। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट अबव द डिस्क अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस। ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क विल rotate in the direction opposite to the direction of magnet motion, rotate in the same direction, not rotate, ये ऐसा टेम्परेचर राइज करेगा, not rotate ऐसा है। जब भी कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लिखा जाए, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन बना है ये कॉन्सेप्ट है एडी करंट का। एडी करंट का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के बाद हम इसे समझेंगे, लेकिन इसको बता तो सकते हैं। एडी करंट क्या होती है? जब किसी भी मेटेलिक पीस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में लाया जाता है या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इन दैट केस उसके वॉल्यूम के अंदर, जैसे पानी के अंदर क्या होता है, सर्कुलर टाइप की जो वेव बनती है ना, उसी टाइप की इसके अंदर करंट बनती है, जिनको एडी करंट्स कहा जाता है। ये एडी करंट हीट के फॉर्म में एनर्जी को कंज्यूम करती हैं किसी भी सोर्स के साथ, तो इनको एडी करंट कहते हैं। मतलब कोई भी पीस है तो उस पीस को क्या किया जाता है, अगर हम रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है तो उसका फ्लक्स बदलेगा, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगी, तो उसके वॉल्यूम में एक करंट फ्लो करने लगती है, जिसको हम एडी करंट कहते हैं। याद होगा जब हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे तो वहां पर कहा था एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो लैमिनेटेड बनाई जाती है, याद होगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है यहां पर। क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, एक मैग्नेट को रोटेट करवाया जाता है, मतलब मूव करवाया जाता है इसके एक्सिस के अबाउट, ये कुछ डिस्टेंस पर है। तो क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क रोटेट करेगी, ये डिस्क रोटेट नहीं करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, सेम डायरेक्शन में करेगी, नहीं करेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। तो इसको इस तरह से देखो ना, यहां पर ये हमारे पास लूप दिया गया है, ये डिस्क दे रखी है, और यहां पर जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो कहां पर होगा, एन से एस की तरफ। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरफ जाएंगी, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसके अंदर, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो जब हम इधर से देख रहे होंगे, ऊपर से खड़े होकर के देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। अब इसको जब मूव करवाया जाएगा, इस मैग्नेटिक सोर्स को जब हम मूव करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, जब इसको मूव करवाया जाएगा तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये है उसके थोड़ी देर बाद दूसरे पॉइंट पर जाएगा, इस डिस्क के दूसरे पॉइंट पर जाएगा ना। तो जब ये दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो पहले वाले पॉइंट का फ्लक्स कम होगा। फिर से रिपीट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई, सपोज हमारे पास कोई डिस्क है, सपोज ऐसी कोई डिस्क है मान लेते हैं, इसे डिस्क मान लो अभी के लिए, ये डिस्क है और इसमें मैग्नेट यहां पर है और इसको रोटेट करवाया जाता है, इस तरह से रोटेट करवाया जाता है, इस तरह से रोटेट करवाते हैं। इस तरह से अगर रोटेट करवाएंगे तो इस पॉइंट पर है, सपोज इस पॉइंट पर है ये इस समय, फिर जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो जिस पॉइंट पर पहले था उसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इंडक्शन से हमें पता है कि जहां भी फ्लक्स डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, एक ईएमएफ वहां इंड्यूस होता है जो फ्लक्स का अपोज करता है डिक्रीज या इंक्रीज होने का। इसका मतलब है कि जैसे ही ये दूसरी पॉइंट पर पहुंचेगा तो पहले पॉइंट का फ्लक्स कम होगा, वो उस फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, तो इसके अंदर एक एडी करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी कि उसके घटने का अपोज करे। अगर उसके घटने का अपोज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी वो इसे किस तरफ रोटेट कराएगी, सेम सेंस में रोटेट कराएगी। आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो ये सेम सेंस में रोटेट करेगा। ये कैसे रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करेगा, एडी करंट का कॉन्सेप्ट होगा। एडी करंट क्या होती है वो बताया, आगे इनकी डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने जब मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे वहां पर भी इसका डिस्कशन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टू मेटालिक रिंग्स ए एंड बी आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज बट हैविंग डिफरेंट रेजिस्टिविटीज रो ए एंड रो बी। ठीक है,
are kept on top of two identical solenoid as shown in figure when current I is switched on in both the solenoid in identical manners. दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है. The rings A and B jumps to a height HA and HB respectively. HA greater than HB. The possible relations between this and this. इसको इधर समझते हैं. यहां पर एक डिस्क है, ठीक है, और यहां पर एक दूसरी डिस्क रखी गई है. इसका मास मान लेते हैं MA है और इसका मास MB दिया ही गया है. और इसके नीचे यहां पर एक सोलेनॉइड रखी गई, यहां पर भी एक सोलेनॉइड रखी गई है. ये सोलेनॉइड इस तरह से रखी गई है, ये ऐसे सोलेनॉइड रखी गई है, ठीक है, इस तरह से सोलेनॉइड रखी गई. इसमें भी इसी तरह से सोलेनॉइड रखी गई है ऐसे, ठीक है. इसमें करंट जो फ्लो कर रही है सेम सेंस में है. अगर इसमें करंट इधर की तरफ जा रही है तो इसमें भी करंट इधर की तरफ जा रही है, ठीक. अब आगे सुनो. इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी रो ए है और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, रो बी दे रखी है. हम लोगों को पता है कि जो आर होता है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इसका मतलब है कि उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी. अब अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो यहां पर बताओ इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, मेटालिक रिंग्स हैं तो इनके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स वो क्या लगेगा, इनमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसी की वजह से तो फोर्स लगेगा इनके ऊपर. तो अगर इनके ऊपर फोर्स लगेगा तो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू भी तो उतनी ही ज्यादा होगी. आ रहा समझ में. आर रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट डिक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करेगी इसका मतलब है कि फोर्स डिक्रीज होने वाला है. करंट इंक्रीज करेगी इसका मतलब फोर्स इंक्रीज होने वाला है. तो अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये ज्यादा हाइट तक जाएगी, कम फोर्स लगेगा तो ये कम हाइट तक जाएगी. उन्होंने रिलेशन दे ही रखा है कि HA की वैल्यू HB से ज्यादा है, ठीक है. तो अगर HA की वैल्यू HB से ज्यादा है तो देखो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अगर MA की वैल्यू MB के बराबर हो जाए, देखो MA की वैल्यू बराबर हो जाए MB के, मतलब सेम मास हो जाए उनका. ये हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं कि MA की वैल्यू अगर MB के बराबर हो जाएगी तो दोनों का मास तो सेम हो गया, यही होगा ना. तो अब इसकी हाइट ज्यादा हमें रखनी है. फिर से रिपीट करते हैं, इस वाले रिंग की हाइट हमें ज्यादा रखनी है. तो हाइट ज्यादा रखने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए. तो करंट की वैल्यू इसमें ज्यादा तब होगी जब इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाए बी वाले की रेजिस्टिविटी से. आया समझ में, ठीक है. अब अगर बात करते हैं एक और केस, अगर हम यहां पर M की वैल्यू, यहां पर एक ऑप्शन और कोई चेक करते हैं. तो अभी हम लोगों ने देखा कि रो ए की वैल्यू अगर रो बी से कम हो जाती है और MA बराबर MB होता है तो ये सेटिस्फाई करेगा इस वाली इक्वेशन को जो इन्होंने दे रखी है. अगला है कि हमें कंपेयर करना है कि रो ए और रो बी में कुछ बड़े हो, मतलब MA और MB में कुछ बड़ा या छोटा हो जाए. तो यहां पर मान लेते हैं कि MA की वैल्यू छोटी हो जाए MB से. अभी ग्रेटर देन के लिए भी देख लेंगे. तो MA की वैल्यू अगर छोटी हो जाती है MB से तो ये तो इसका मास हल्का हो गया, मतलब मास कम हो गया. और अगर हल्की हो जाएगी तो कम फोर्स पर भी ज्यादा डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करेगी हाइट. इसका मतलब है कि अगर ऐसा होगा और रो ए की वैल्यू कम है रो बी से तो उस केस में भी ये वैलिड रहेगा. क्या, HA ग्रेटर देन HB वैलिड रहेगा. इसका मतलब है ये वाला भी ठीक है कि जो रो ए है वो बड़ा हो जाए. यहां पर ये रो ए की वैल्यू अगर छोटी हो जाए और MA की वैल्यू छोटी हो जाए MB से तो भी यहां पर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा और ये रिंग ज्यादा हाइट तक चले जाएंगे. समझ में आ गया होगा. तो अलग अलग केस दिए गए थे, अलग अलग केस हमें डिस्कस करना था. दो आइडेंटिकल सोलेनॉइड्स दिए गए थे, उनकी रेजिस्टिविटीज डिफरेंट थी. जो भी वायर्स उनके अंदर लपेटे गए थे, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसमें करंट ज्यादा, वो ज्यादा फोर्स लगाएगी रिंग के ऊपर, तो वो ज्यादा हाइट ट्रेवल करेगी. ठीक है. अगला क्वेश्चन, The current carrying infinitely long wire is kept along the diameter of circular wire loop without touching it. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कोई सर्कुलर लूप दिया गया है और इसमें एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है और इसे टच नहीं कर रहा है, तो ऐसा है मान लेते हैं. इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है, कुछ समझो इसे. अगर करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी होगी तो यहां पर जो फील्ड बनेगा वो इनटू द प्लेन बनेगा और यहां पर जो फील्ड बनेगा वो आउट ऑफ द प्लेन बनेगा. यहां पर जो फील्ड बनेगा वो आउट ऑफ द प्लेन बनेगा. ठीक है. अब इनके ऑप्शन सुनो.
पहला है द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज 0 इफ द करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आई को अगर कांस्टेंट रख दे, आई की वैल्यू अगर कांस्टेंट रख दी जाती, तो आई की वैल्यू कांस्टेंट रख देंगे तो इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। फिर से अगर इसमें करंट की वैल्यू को कांस्टेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें क्या होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर आएंगी। तो इधर से जाने वाला फ्लक्स एंटर करेगा, इधर से बाहर आने वाला फ्लक्स बाहर आएगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनका जो नेट फ्लक्स बनने वाला दैट शुड बी 0, बनेगा 0। तो इसका अगर फ्लक्स ही 0 बन गया, फाई नेट की वैल्यू ही 0 बन गई, तो यहां पर ईएमएफ जो बनेगा वो तो 0 बनेगा ही। क्यों? क्योंकि ईएमएफ ही होता है डी फाई ओवर dt। इसका मतलब है पहला ऑप्शन ठीक है। कह रहे हैं द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज फाइनाइट इफ करंट इज कांस्टेंट। तो पहला सही हो गया, तो ये गलत हो गया। फाइनाइट करंट, कांस्टेंट करंट अगर फ्लो करती तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगला है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज 0 इफ द करंट डिक्रीजेस एट अ स्टेडी स्टेट। अगर दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज 0, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो 0 होगा अगर करंट डिक्रीजेस एट अ स्टडी रेट। अब ये देखो, इसमें दो ऑप्शन है। स्टडी स्टेट का मतलब जैसे मान लेते हैं करंट फ्लो करना शुरू की 5 एम्पियर, ठीक है, और डिक्रीज करना शुरू करेगी, और डिक्रीज उसकी रेट अगर बराबर हो गई तो भी डिक्रीज की रेट बराबर होने का मतलब है कि अगर पर सेकेंड 1 एम्पियर से डिक्रीज कर रही लगातार, तो उस केस में क्या होगा, इससे जो लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस केस में जो ईएमएफ बनेगा वो भी 0 बन जाएगा। यहां पर देखो अगला लिखा गया है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप फाइनाइट, फाइनाइट होगा। कह रहे करंट डिक्रीजेस एट स्टडी स्टेट, नहीं, अगर स्टडी स्टेट में है या करंट कांस्टेंट है, करंट 0 है, इन सभी केसेस के अंदर क्या होगा, इससे जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा वो 0 बनेगा। और अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 निकल के आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये जितने भी क्वेश्चन देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अब तक जो पढ़ा उसी पर बेस्ड है। ए रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप having side of length L and resistance R is moving along x axis with a constant velocity v0 in the plane of paper at t is equal to 0. The right edge of the loop enters a region of length 3L where there is a uniform magnetic field v0 into the plane of the paper as shown in the figure. For sufficiently large v0, the loop eventually crosses the region. Let x be the location of the right edge of the loop. Let Vx be Lx, Ix, यहां I है ये, and Fx represents the velocity of loop, current and force on the loop respectively as a function of x. Counterclockwise current is taken as positive. यहां पर आओ, ये क्वेश्चन दिया गया है, आई थिंक दिख रहा होगा। यहां से क्या करता है, एक लूप है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले ये बताओ, ये वाली जो साइड होगी एज अ बैटरी बिहेव करने लगेगी। तो अगर इसको हम यहां पर बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसा, और यहां पर एक बैटरी बनेगी और इसकी पोलैरिटी आई थिंक अब तक पता कर ली होगी किधर आएगी, और ये हो जाएगा R। और यहां पर जो ईएमएफ बनेगा वो कितना होगा, तो यहां पर रिजिड स्क्वायर लूप हैविंग अ साइड ऑफ L, इसकी L लेंथ है, साइड L है, इसकी साइड अगर L होगी तो यहां पर जो ईएमएफ बनेगा BLV बन जाएगा, ठीक है। तो अगर BLV बनेगा तो यहां करंट की वैल्यू बता दो, तो करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी BLV डिवाइडेड बाय में R, और जो फोर्स लगेगा वो लिखा जाएगा IBL। तो I की वैल्यू लिखी जाएगी B, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय में R बन जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि फोर्स कितना लगेगा। और अगर फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास इतना निकल के आ गया तो अब क्या करते हैं, यहां से लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे F डिवाइडेड बाई में M। F की वैल्यू कितनी है, F आया है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, V बाई आर मतलब mr लिख दिया जाएगा, होगा ऐसा। इस एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, तो एक्सेलरेशन को यहां से लिख सकते हैं हम, या अभी के लिए इस एक्सेलरेशन को ऐसा लिखा रहने देते हैं, या इसको लिख देते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू में लिखा जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V
डिवाइडेड बाय में, या इसको कांस्टेंट मान लेते हैं जो यहां पर ये कांस्टेंट लिखा गया है, तो के वी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये के वी बन गया है तो यहां से इसे लिख देते हैं a इज इक्वल टू में ये बन जाएगा के, यहां लिखना होगा तो लिख देना वेयर के इज इक्वल टू क्या लिखा गया है बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम आर, ये लिखा जाएगा। तो यहां पर के वी लिखा जाएगा और ए को क्या लिख सकते हैं v, फिर से v इंटू में dv बाई dx लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पर ये हो जाएगा देखो k dx इज इक्वल टू में dv बन जाएगा। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड तो यहां पर हो गया k, यहां पर हो जाएगा 0 से लगा करके x dx, और इधर बन जाएगा v नॉट से लगा करके v नॉट, यहां पर dv हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी kx इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी बन जाएगा, बनेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहां पर इन्होंने कहा था कि ये वैल्यू दे रखी लार्ज वैल्यू वी नॉट, ठीक है। फाइनली ये v से वी नॉट हो गया। अब यहां से हमें v चाहिए, तो v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी वी नॉट माइनस के एक्स। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। v की वैल्यू आ गई। अब अगर v निकल आया तो फोर्स लिखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, फोर्स निकल के आया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। तो v का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया है वी नॉट माइनस के एक्स, यही बनेगा, ठीक है। अब अगर ये निकल के आया तो यहां से लिख सकते हैं f इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स। सिर्फ हमें फंक्शन बनाना है, ऐसा लिख सकते हैं अल्फा ये बीटा ये हो जाएगा। अब एक बात और देखो, यहां से करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो करंट क्या लिखी गई थी, करंट लिखी गई थी बी एल वी बाई आर, बी एल वी की वैल्यू लिखी जाएगी वी नॉट माइनस के एक्स। तो इसे क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू में, ये क्या लिखा जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं, ये लिखा गया है f लिखा गया है कि अल्फा माइनस बीटा, और इसको के एक्स लिखेंगे तो इसको लिख देते हैं बी एल वी नॉट डिवाइडेड बाई में आर, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं बी एल डिवाइडेड बाई में आर इंटू में के एक्स लिखा जाएगा। और इस करंट को अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं आई नॉट माइनस सम कांस्टेंट गामा इंटू में एक्स लिख सकते हैं। ये देखो आई का एक्सप्रेशन एक्स में निकल आया, एफ का एक्सप्रेशन एक्स में निकल के आया, और वी का एक्सप्रेशन एक्स में निकल के आया। ये तब के लिए है जब यहां से हम यहां तक की बात कर रहे हैं। एक और एक्सप्रेशन डेराइव कर लेते हैं राइट साइड वाले केस के लिए। तो राइट साइड में क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ सेम रहने वाला है, लेकिन जब ये बाहर निकल रहा होगा, एक बार फिर से देखो, जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो यहां पर करंट अब अपनी डायरेक्शन बदलेगी, और करंट अगर अपनी डायरेक्शन बदलेगी तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, टेंडेंसी होगी फ्लक्स बढ़ाने की। तो फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, जब करंट की वैल्यू इस तरह से फ्लो हो, करंट की डायरेक्शन अब कैसी हो जाए, अगर करंट इस तरह से फ्लो होने लगती है आई, तो क्या होगा, यहां पर फ्लक्स अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर ये एक बैटरी जैसा ये एच बिहेव करेगा, और इधर मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। तो अपर साइड जो बनेगी, यहां पर जो अपर साइड बनने वाली है ये साइड, ये पॉजिटिव बन जाएगी, यहां पर इसका रेजिस्टेंस लगा है आर, और ये कितना होगा, वही BLV हो जाएगा। तो अगेन करंट की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, BLV डिवाइडेड बाई में R लिखा जा सकता है। और अगेन यहां से जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई में आर, जो पहले लिखा गया था IBL। अब क्या करेंगे, यहां से दोबारा से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फिर से हो जाएगा F बाई एम, और इसको सॉल्व करेंगे तो वही निकल के आ जाएगा यहां से kx। क्या निकाला था, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आई है, ये k इंटू में v बन जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे तो माइनस का k, हाँ ठीक है, ये लिख दिया जाएगा kv। और ये a को क्या लिखा जा सकता है, v dv बाई dx लिख सकते हैं ना, लेकिन इस बार माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। इसको बाहर जाने से रोकेगा, बाहर जाने से रोकेगा तो यहां से v की वैल्यू सेम निकल के आने वाली है, v नॉट डैश माइनस के एक्स, के तो सेम रहने वाला है। दूसरा यहां पर जो f निकल के आएगा वो भी ऐसा होगा, अल्फा डैश माइनस बीटा डैश एक्स बन जाएगा, और i जो निकल के आएगा दैट विल बी आई नॉट डैश माइनस गामा डैश इंटू में एक्स बन जाएगा। देखो ये सारे फार्मूले निकल आए एक्स के फंक्शन के टर्म में, ठीक। अब ऑप्शन चेक करना है,
चेक करो ऑप्शन। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि अगर हम 0 से L की बात करते हैं तो 0 से L में क्या है, जो फोर्स है वो बढ़ रहा है। तो 0 से अगर हम L की बात करेंगे, फोर्स का एक्सप्रेशन देखो यहां लिखा है, 0 से अगर L की बात करें तो यहां पर 0 से लगा करके L की बात करोगे तो यहां पर अल्फा ये पूरा दिया गया है। तो 0 से लगा करके L की बात करेंगे, या इसको बनाना चाहो तो बना लो ना, इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है, इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है, और इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू में माइनस बीटा एक्स प्लस ये बन जाएगा अल्फा। तो ये हो जाएगा इसका स्लोप, और ये बन जाएगा स्लोप निगेटिव और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर क्या ऐसा है, ऐसा नहीं, ये ऊपर की साइड स्लोप पॉजिटिव दिखा रहे हैं, नहीं होगा। फोर्स का एक्सप्रेशन इन्होंने गलत दिया है। दूसरा, करंट की वैल्यू देखो, करंट का एक्सप्रेशन इन्होंने क्या किया है, यहां पर करंट का एक्सप्रेशन देखो, तो करंट का एक्सप्रेशन अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये भी तो सेम इसी तरह का बनेगा, करंट भी। ये देखो लिखा सम कांस्टेंट माइनस दिस वैल्यू, तो ये नीचे की तरफ घटेगा, ये 1 मिनट, ये नीचे की तरफ आएगा यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक नीचे की तरफ आया, घटता गया, करंट घटती गई। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जैसे L से एंटर करेगा उसके बाद में क्या होगा, कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट फ्लक्स होगा तो उस समय पर कोई करंट इंड्यूस होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी समझ लो, नहीं इसलिए होगी क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये साइड आएगी जो फ्लक्स को कट करेगी, ये साइड आएगी जो फ्लक्स को कट करेगी, बनेगा ना, और इन दोनों की टेंडेंसी एक दूसरे के अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड में इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो बराबर आएगा, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फ्लक्स यहां 0 बन जाएगा। और अगर नेट फ्लक्स 0 बनेगा मतलब नेट इंड्यूस ईएमएफ 0 बन जाएगा, तो क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं यहां से लगा करके, जब एक बार एंटर करेगा और बाहर निकलने वाला होगा उससे पहले क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 रहने वाली है। तो देखो यहां से यहां तक इन्होंने ऐसा दिया भी है कि L से लगा लेते हैं और यहां पर 3L तक चले जाते हैं, तो यहां पर करंट की वैल्यू देखो 0 है, ये करंट की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद में क्या होगा, जब बाहर ये निकलेगा तो करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। करंट अपनी डायरेक्शन आखिर बदलेगी क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट करेगी, ये देखो सपोर्ट करेगी, बाहर निकलेगी, फ्लक्स कम होगा, उस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेगी, तो अब की बार क्या होगा, पॉजिटिव में आगे की तरफ ये बढ़ रहा होगा। मतलब ये ऑप्शन ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू अगर हमारी इक्वेशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक काम कर रहा है, और यहां पर जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग भी इसे पढ़ सकते तो भी ये ठीक आएगा। अगला वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी का क्या खेल है, वेलोसिटी में इन्होंने कहा है इधर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकल के आई है v0 माइनस के एक्स, अगेन वही v0 माइनस के एक्स, क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा था, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ घटेगा, लेकिन वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आया है v इज इक्वल टू v0 माइनस के एक्स निकल के आया है, ये आया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो k वाला टर्म है, k वाला टर्म है, तो ये वाली वैल्यू देखो जब इसके अंदर एंटर कर जाएगा, यहां पर देखो I इज इक्वल टू में लिखा जाता है, या फिर F इज इक्वल टू IVL। अगर एक बार इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो करंट की वैल्यू हो जाएगी शून्य, और अगर एक बार 0 हो गई करंट की वैल्यू तो IBL sin थीटा जो लगने वाला होगा वो लगना बंद हो जाएगा, और अगर लगना बंद हो गया तो ये कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर से रिपीट करते हैं, इस वाले रीजन से लगा करके इस वाले रीजन के अंदर करंट 0 है, और अगर करंट की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में IBL जो फोर्स लगेगा वो 0 बनेगा, और अगर IBL फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब स्पीड यहां से यहां तक कांस्टेंट रहने वाली है, ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो यहां से यहां तक तो घटेगी, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फिर फाइनली जब बाहर निकलने लगेगा इसका अपोज होने लगेगा इसके अकॉर्डिंग, यहां पर देखो करंट बढ़ने लगेगी, यहां पर क्या होगा, इसे बाहर निकलने से रोकेगी, बाहर निकलने से रोकेगी, तो 4L तक फिर से डिक्रीज करेगी। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा कैसे सही निकल के आ रहा, तो ये भी सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करंट के लिए दिया गया है, तो करंट के लिए वो ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव करंट, यहां पर पॉजिटिव करंट दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, पहले एक तरफ होगा दूसरी तरफ बाद में होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं आएंगी। आई थिंक क्वेश्चन कैसे लगाना था, कैसे देखना था, समझ में आया होगा। लेकिन हमें एक क्वेश्चन बनानी पड़ती क्योंकि इन्हीं से हम चेक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर शार्प दिमाग चल रहा है तो इसी को देख करके भी इनको बाइकआउट कर सकते हो कि हाँ ऐसा नहीं, ये हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं, मतलब ये दोनों सही आएंगे। ठीक है, अब जैसे सोचना सोच सकते हो, प्रॉपर सोल्यूशन दे दिया गया है। A circular insulated copper wire looped is twisted to form two loops of area A and 2A as shown in figure. At the point of crossing of wires remain electrically neutral. मतलब जहां पर वो एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर क्या किया गया है, यहां पर टच नहीं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है अभी भी। फिर द एंटायर लूप लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। A uniform magnetic field of B points into the plane of the paper, अंदर की तरफ है B. At t is equal to 0, the loop starts rotating about common diameter as axis with a constant angular velocity omega. अगर कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगता है, तो फाई की वैल्यू क्या लिखी जाती है, BA cos ओमेगा t। देखा था हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में, और रोटेशनल ईएमएफ में भी देखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, जैसे यहां हो रहे थे। तो पहला है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द बोथ द लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप। इसको समझते हैं, इधर आओ, पहले लूप की कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं ऑप्शन। एरिया ए है ना, और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, तो बताओ पहले यहां पर अगर हम लूप ए की बात करते हैं, नाम दे दो इनको, इसको नाम 1 दे देते हैं और इसको नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, लूप का नाम दे दिया गया। अब क्या करना है, यहां से एक काम करो, E1 निकाल लो। E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बोलो, या फिर फाई निकाल लो पहले। फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा BA, यहां पर बनेगा cos थीटा, तो cos थीटा की जगह cos ओमेगा t हो जाएगा। एरिया ए है ही, तो यहां पर जो E1 की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड वाइज कितनी बनेगी, तो बन जाएगी BA ओमेगा साइन ओमेगा t बन जाएगी। ठीक है, माइनस में बनेगा ऑफ कोर्स, मॉड ले लिया। और इसी तरह से अगर E2 की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां पर B तो B ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया, 2A हो गया, और यहां पर बन जाएगा साइन ओमेगा t। ठीक है, बढ़िया। ये वाला जो ईएमएफ बनेगा, ये वाला ईएमएफ बनेगा, क्या ये एक दूसरे का अपोज नहीं करेंगे, करेंगे। अगर एक दूसरे का अपोज करेंगे, इसको ओरिएंटेशन ही देखो ऐसे, यहां पर ये इस तरह से रखा गया, इसको इस तरह से रख दिया गया है, फिर से ये इस तरह से रखा है और ये इस तरह से रखा गया है, तो दोनों की ओरिएंटेशन ही अलग अलग है। तो उसमें जो ईएमएफ बनेगा लूप 1 में और लूप 2 में जो ईएमएफ बनेगा, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे होंगे। तो जब कभी भी हमें अपोजिट ये वर्क डन होगा इनका, तो उस केस में क्या होगा, ई जो नेट लिखा जाएगा मॉड में, उसे क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दैट मीन्स BA ओमेगा साइन ओमेगा t निकल के आएगा, साइन ओमेगा t निकल के आएगा। शायद यही बात बोल रहे हैं। देखो इन्होंने कहा है कि जो दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जो टोटल बनेगा, वो छोटे वाले ईएमएफ, छोटा वाला जो ईएमएफ बनेगा उसके मैक्सिमम के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, ई जो नेट बनेगा मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम, तो वो कितना बनेगा, BA ओमेगा ही तो बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होगा, यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। एक बात और देखो, जो स्मॉलर लूप है इसकी वैल्यू E1 मैक्सिमम अगर पूछे तो क्या बताओगे, तो वो हो जाएगा BA ओमेगा। यहां की मैक्सिमम वैल्यू देखो, नेट ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू देखो, दोनों बराबर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो बोल रहे हैं वो ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम when the plane of the loop is perpendicular to the plane of the paper। कह रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, या फिर जो फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा, तो ऑफ कोर्स ईएमएफ तो मैक्सिमम बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम कब निकल के आए, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, जब इस प्लेन में आएंगे, बोर्ड के प्लेन में आएंगे, तब मैक्सिमम फ्लक्स इनसे लिंक होगा। ठीक है, ये हो गया। अगला है द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। नहीं, कॉस ओमेगा टी नहीं है, साइन आ रहा है उसमें।
द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू लूप। नहीं, घटा दिया गया, उनको निकालना, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। एक का एरिया 2 है, दूसरे का ए, और जो निकला है वो बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी निकल के आया। एरिया घट गए हैं उनके, ऐड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन कैसे लगाना था समझ में आया होगा। सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी, सॉल्व कर देना था इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट I is equal to 2 ampere. A semi-circular conducting rod is placed beside it on the two conducting parallel rails of negligible resistance. Both the rails are parallel to the wire. ठीक है, the rod, the rod, the rails lie in the same plane as shown in the figure. फिगर इधर बनाया गया है, ये देख लो, अभी देखेंगे बाद में उसे। At t is equal to 0, the rod starts moving on the rails with a speed 3 meter per second. क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस दिया गया है इसका 1.4 and the capacitor is 5 microfarad connected in series between the rails at t is equal to 0. C naught is unchanged, C naught बदलता नहीं है। फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन कौन से, देखो, मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम करंट चाहिए, निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कौन सा सही है। सबसे पहले ये बताओ, यहां पर ये जो दिया गया है ना, ये यहां तक बढ़ा के नहीं दिया गया है, इस वाले डिस्टेंस तक दिया गया है, बस ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, और यहां से यहां 1 है, ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है। 3 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ तो वैलिड है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ वैलिड है, लेकिन इसमें जो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है दिक्कत। क्या, यहां पर जो फील्ड ये बनाएगी वो वेरिएबल फील्ड बनाएगी। तो एक काम करो ना, उस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि यहां पर 2 एम्पियर करंट है और यहां पर एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो इधर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज 4 मीटर। ऐसे तो दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, अब इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर dx ले लो, यहां से डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, x। तो यहां पर जो छोटा सा फ्लक्स बनेगा, छोटा सा फ्लक्स, वो कितना लिखा जा सकता है, या डायरेक्ट ईएमएफ ही लिख दो। ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, डीई, छोटा सा ईएमएफ बी क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई लिख देते हैं एक बार, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई एक्स। तो b हो जाएगा l मतलब ये dx हो जाएगा, और v का मतलब v हो जाएगा। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहां de का हो जाएगा e इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट, यहां i लिखा जाएगा, v रहेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई रहेगा, यहां पर बन जाएगा ln x। 1/x का क्या होता है ln x, 1 से लगा करके 4 तक जाएगा। ठीक, अब क्या लिख देंगे इसे, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और यहां पर बन जाएगा ln4 बनेगा ना, ln4। इन्होंने देखो वैल्यू भी दे रखी है, ln2 की वैल्यू 0.7 दे रखी है, तो 1.4 लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा यहां से E इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, और I की वैल्यू कितनी दे रखी, तो 2 एम्पियर करंट है, इनटू में वेलोसिटी कितनी 3 मीटर पर सेकंड, इनटू में ln4 की वैल्यू क्या आएगी, 2 ln2 लिख सकते हैं इसे, तो 2 ln2 लिखेंगे तो 0.7, तो 1.4 लिख लेते हैं यहाँ, ये 1.4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर बन जाएगा 2 पाई, तो यहां लिख देंगे 2 पाई। सही है, 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करवाएंगे, यहां 2 आएगा, 2 12 बन जाएगा ये, इनटू ये बन जाएगा 1.4, 3 to the 6, 6 12 बन जाएगा, ये इतना बनेगा, यहां 10 to the power of -7 बन जाएगा। E इज इक्वल टू क्या बनेगा, 48, 4 आएगा, 16 बन जाएगा, एक यहां पर पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 to the power of -7 बनेगा। ये इसको ऐसे लिख दो 1.68 इंटू 10 to the power of -6 वोल्ट्स, इतना ईएमएफ बन जाएगा। ठीक है, और जानते हैं इसमें करंट की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू तब होगी जब ये जो भी स्विच लगा होगा, जो भी कुछ है, जब ये चलना शुरू करेगा, उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, कैपेसिटर जब पढ़ रहे थे तो उस समय पर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो यहां पर आई मैक्सिमम अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई में आर, ई बनेगा 1.68 इंटू 10 to the power of -6 डिवाइडेड बाई में आर कितना दिया गया है, वापस आओ, आर दिया गया है 1.4, तो ये बन जाएगा 1.4, तो आई मैक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देख के बताओ, यहां से मैक्स की वैल्यू निकल के आने वाली है, ये क्या लिखा गया था, ये जो वैल्यू लिखी गई है वो क्या लिखा गया है, 12 इंटू
12 इंटू में क्या लिखा गया है 0.14 और यहां पर यही लिखा गया है 1.4 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -6। इससे इसको कैंसिल करवा दो, पॉइंट यहां चला जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ये बन जाएगी करंट, तो एम्पियर में हो जाएगी। देखो क्या है मैक्सिमम करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट थ्रू आर इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6। अब क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस कब आएगा, तो स्टडी स्टेट में आएगा। स्टडी स्टेट में क्या होगा, ये ब्लॉक कर देगा सर्किट को ब्लॉक करेगा, तो जितना ईएमएफ यहां बनेगा इसके अक्रॉस जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, इधर नहीं है इधर ही लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू में CV। यहां पर अगर हम मैक्सिमम लिख देते हैं तो ये V0 हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू दे रखी 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 माइक्रोफैरेड है, और V0 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो ये 1.68 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 आया है। फिर से ठीक, यहां पर 40 बन जाएगा, 34 बन जाएगा, 34 बन जाएगा, 3 बचेगा, ये 8 बन जाएगा, और यहां पर डेसिमल लगेगा, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 बन जाएगा कूलम। ठीक है, क्या दे रहे हैं ऑप्शन, ऑप्शन दिया गया है 8.4 इंटू 10 टू द पावर -12। ये देखो आ गए, तो पहला ऑप्शन हमारे पास से सही निकल के आ रहा है और तीसरा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है। जब हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर तो बताया था कि जब कभी भी स्विच को ऑन किया जाता है, आरसी सर्किट अगर कोई दिया गया स्विच ऑन किया जाता है, स्विच ऑन करने का यहां मतलब कंडक्टर मूव करने वाला है, तो कंडक्टर जब मूव करता है तो उस केस में क्या होता है, कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। इन दैट केस जो पावर होती है अक्रॉस रजिस्टर मैक्सिमम होती है, लेकिन जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस किया जाता है। उस केस में क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस या फिर जो चार्ज होता है स्टोर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है ओपन सर्किट के केस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां से पैराग्राफ क्वेश्चन है। पैराग्राफ क्वेश्चन में पढ़ो क्या है, कह रहे हैं कि पॉइंट Q इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इन XY प्लेन विद एन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतनी, मूविंग वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग। ठीक है, इतनी करंट बनती है जानते हैं, क्यू चार्ज है, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है रिंग तो इतना बनेगा। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, इज नाउ स्विच्ड ऑन व्हिच इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 0 टू b इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 0 से b होगा तो यहां लिख नहीं सकते क्या, dB/dt इज इक्वल टू b होगा। ठीक, assume that the radius of the orbit remains constant, the application of the magnetic field induces an EMF of the orbit, EMF in the orbit. The induced EMF is defined as the work done। ये पूरी थियरी लिखी गई है। आगे क्या कह रहे हैं देखो, it is known that for an orbiting charge द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m, या फिर mu लिखना चाहो u लिख लो, डेल्टा u। ये क्या है, ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मोमेंटम के l के, और यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो गामा है, तो इसे हम गामा लिख देंगे। ये ऐसा होता है, माइनस साइन यहां पर लगा रहता है, ये बात जानते हैं हम। ठीक है, ये ऐसा लिखा जाता है, तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा। तो पहले केस में देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑर्बिट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, ऐसा है। ये हमारे पास रीजन दिया गया है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ऐसा कुछ, फील्ड है, ये फील्ड है। तो अगर हमें निकालना पड़े इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, इंड्यूस्ड करे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, हम लोगों को पता है E लिखा जाता है, डॉट dl लिखा जाता है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो लिखा जाता है -a dB/dt, यही लिखते हैं ना। तो E डॉट dl का मतलब क्या होगा, E इंटू में 2πr, 2πr मतलब 2π कैपिटल R इज इक्वल टू में यहां लिखा जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर, हम केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं अभी, पाई R स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा dB/dt। तो dB/dt का मतलब ये हो जाएगा B। सॉल्व कर दो तो यहां से बन जाएगा E इज इक्वल टू
पाई से हो गया पाई कैंसिल, यहां बन जाएगा r/2 और ये बन जाएगा b, तो ये rb/2 निकल के आएगा। क्या है? rb/2 है, हाँ है, ठीक। अगला कह रहे हैं द चेंज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज इज। देखो इन्होंने जो रिलेशन दिया, उन्होंने कहा है कि जो म्यू लिखा जाता है वो माइनस गामा इंटू में एल लिखा जाता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब ये एल कहां से आएगा? तो एल निकालने का तरीका हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा, कैसे निकालते हैं? टाउ dt से निकालते हैं। ये एल निकल के आएगा, बेसिकली एल ना होकर के डेल्टा एल आएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? टाउ की वैल्यू क्या लिखी जा सकती? Q इंटू ई, तो यहां पर लिखा जाएगा Q इंटू में E, ठीक है। तो Q का मतलब Q चार्ज लिख लो, चार्ज Q इंटू में बन जाएगा E, QE हो गया, ये हो गया फोर्स इंटू में लिखा जाता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगी और यहां dt हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है हमें? यहां पर ये QE लिखा गया, QE में ये जो Q होगा, ये जो Q होगा, यहां पर जो Q होगा वो क्या है? यहां पर आओ पढ़ो दोबारा। पॉइंट Q इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, पॉइंट Q जो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऐसा कुछ सब दिया गया है B, ठीक है। यहां पर है द चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एंड टाइम इंटरवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहां से डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? QER इंटू में T बनेगा। तो T क्या है? यहां पर कह रहे हैं टाइम इंटरवल T है, तो इसे लिख सकते हैं QER इंटू में T, ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इतनी वैल्यू लिखी जा सकती है, किसकी ये वैल्यू है? तो ये वैल्यू निकल के आई है डेल्टा एल की। अगर हम यहां से डेल्टा म्यू की वैल्यू लिखते हैं तो माइनस गामा इंटू में डेल्टा एल बन जाएगा, तो माइनस गामा इंटू में डेल्टा एल क्या लिख सकते हैं? तो गामा की वैल्यू हो जाएगी QERT बनेगा, और यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। एक मिनट, यहां पर ये जो पॉइंट लिखा गया इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहां जो लिखा गया है ये क्यों होगा? तो ठीक है क्यों होगा। यहां पर जो E होगा, E का एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने निकाला वो क्या निकाला है? BR/2 इंटू में R बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक। और साथ में यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहां पर dt हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा। तो ये बन जाएगा Q और ये बन जाएगा B, यहां पर R² डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में T बन जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं तो बन जाएगा माइनस गामा, यहां पर Q, यहां पर B इंटू में R² डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा, इंटू में बन जाएगा T। ये किस में हो गया? डेल्टा म्यू निकल के आ गया, डेल्टा म्यू निकल के आ गया। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम? 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस गामा QB R² डिवाइडेड बाई में 2। देखो ये आंसर मिल जाएगा, 0 से B हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, उसी टाइम इंटरवल की ये बात कर रहे हैं। तो उस टाइम इंटरवल में जो डेल्टा म्यू आएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में जो चेंज आएगा वो बराबर होगा इस वैल्यू के। माइनस साइन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे लगता है, कि अगर ये कोई सर्कुलर लूप होता है, इस तरह का कोई सर्कुलर लूप होता है, तो इस सर्कुलर लूप में अगर करंट इस तरह से फ्लो करती है तो उस केस में क्या होता है? इसका जो डाइपोल मोमेंट बनता है इस तरफ बनता है, ये m बनता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से जो इसका एंगुलर मोमेंटम बनता है L वेक्टर, वो इस तरफ बनता है, याद होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहां पर इस तरह से हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर देखो हाल ही में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखो कितने 13 का क्वेश्चन था ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है। ये क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगर सेल्फ इंडक्शन आपने पहले से पढ़ा है तो इसे एज अ होमवर्क कर सकते हैं, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो इसको जब हम लोग इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, इन सबको पढ़ना शुरू करेंगे, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, इन सब के बाद इसको दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास का इसे होमवर्क समझकर कर सकते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यहां पर हिंट इतना दे देते हैं कि जब कभी भी सुपर कंडक्टिंग लूप के बारे में बात की जाती तो वहां पर जो फ्लक्स होता है वो फील्ड का तो फ्लक्स होता है, साथ में सेल्फ फ्लक्स भी निकल के आता है, और फ्लक्स पहले और बाद का कांस्टेंट रहता है। यहां पर सिर्फ इतनी हिंट है ये,
तो पहला पॉइंट ये है कि अगर सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टिंग लूप है, तो उस केस में जो फ्लक्स निकल के आता है उसमें सेल्फ फ्लक्स और साथ में फील्ड का फ्लक्स निकल के आता है, फील्ड फ्लक्स निकल के आता है। और दूसरा हिंट इसका यह है, फाई इनिशियल जो होता है वो फाई फाइनल के बराबर निकल के आता है। ये हिंट है, अगर हो सकता है तो इसे कर लेना, अगर नहीं होता है तो इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। यहां पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके, ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये कैसे अप्रोच लगाने चाहिए, देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है जेई ने, ऐसा नहीं कि हम इसे स्किप कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते, इसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे रोटेशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ पर क्वेश्चन बनते हैं, वैसे इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया अलग अलग केस में ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां पर देख लिया कि ये रिंग वाला क्वेश्चन हो गया, कितनी हाइट तक जंप करेंगी। यहां पर एडी करंट के ऊपर क्वेश्चन था, एडी करंट क्या होती है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहां पर ये वाला ऑप्शन सही था क्योंकि ये इसकी फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी हैं और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह से बनता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ये। और यहां पर कॉन्सेप्ट लगाना सीखा है कि अपना राइट हैंड क्या करो, लूप के अंदर रख दो, फिर पूछो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी तो थंब को उल्टा कर लो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो कर्ल करने की जो डायरेक्शन निकल के आती है वही इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है। यहां पर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसी के ऊपर बेस था। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो सेपरेट टॉपिक से बने हो या मिसलेनियस बने हो, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनका अप्रोच कैसा होता है। अगली क्लास में हमारा इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, एलआर सर्किट क्या होता है, एलसी सर्किट क्या होता है, एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। साथ में हम लोग डैम्पिंग के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू